जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हिस्ट्री के 250 सीरीज वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें आपको मुगल काल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो भी प्रश्न दिए गए हैं अरिहंत के बुक में, वो मैं आपको करवा रहा हूं और विस्तार से करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। और यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आपका 133 दिया गया है कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। मैं आपको बता दूं, भारत पर जब पहला आक्रमण हुआ था मुसलमानों द्वारा, तो वह आपको 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कसीम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि सिंध एवं किस किस को जीता था, सिंध एवं मुल्तान को जीता था। और उस समय वहां के राजा कौन थे, तो दाहिर थे। ठीक है, दाहिर राजा के शासनकाल में वहां पर आक्रमण हुआ था और वो हार गए। ठीक है, और मुख्य लक्ष्य यदि हम बताएं मोहम्मद बिन कसीम का, तो था धन दौलत लूटना। ठीक है, धन दौलत लूटना एवं इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में करना। यही वजह था कि ये भारत में आक्रमण किए और पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में संपन्न हुआ मोहम्मद बिन कसीम के द्वारा। तो 133 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, मोहम्मद बिन कसीम के बाद अल्पतगीन, ठीक है, मैं आपको नाम लिख रहा हूं, अल्पतगीन। ठीक है, इन्होंने भारत में दूसरा आक्रमण किया, जो कि मुसलमान थे और ये थे तुर्क से। कहां से, तुर्क से। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, गजनी समाज की स्थापना की थी। गजनी कह लीजिए या गजनवी कह लीजिए, आपको कहीं कहीं गजनी पढ़ने को मिलेगा, कहीं गजनवी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने कब आक्रमण किया था, 932 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी के बाद 932 ईस्वी से मुसलमानों का रहना, उनका प्रचार प्रसार बढ़ गया और वो भारत में स्थापित हुए। ठीक है, लेकिन अल्पतगीन इनका एक गुलाम था। ठीक है, उस गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, और सुबुक्तगीन जो कि इनका गुलाम एवं दामाद दोनों था। ठीक है, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन, ठीक है, गद्दी पर बैठा और गद्दी पे बैठने के बाद, ठीक है, ये गद्दी पर बैठा आपको 977 में, ये गद्दी पर बैठा और इनके गद्दी पर बैठने के बाद इनका पुत्र महमूद गजनवी जो कि बहुत ही फेमस हुए भारत में, और इन्होंने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, और यदि इनके आक्रमण की बात की जाए तो सबसे फेमस आक्रमण जो था वह सोमनाथ पर था। सोमनाथ पर शिव मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था, शिव मंदिर पर। तो इन्होंने आक्रमण किया था भारत पे। कब किया था, 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में ये उनका उम्र था। और यदि मैं ईस्वी की बात करूं तो 988 ईस्वी में इन्होंने भारत की राजगद्दी को हासिल कर लिया। ठीक है, और इस प्रकार से ये भारत को कई बार लूटे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य था लूटना इनका, तो ये लूटते चले गए। और 1027 के आसपास इनका लास्ट आक्रमण रहा, 1027 के आसपास महमूद गजनवी का लास्ट आक्रमण रहा। इससे पहले क्या हुआ था कि जब ये सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण करके कुछ दिनार ले जा रहे थे, तो उसमें जाटों ने इन्हें घेर कर लूट लिया। तो फिर लास्ट में जाट से बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में इन्होंने जाटों पर आक्रमण किया और यह इनका अंतिम आक्रमण था। ठीक है, तो 134 में आपसे क्या पूछा था कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए, तो 17 बार। ठीक है, और 134 का सी उत्तर हो जाएगा, और 17वां बार सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया था। ठीक है, अब देखिए 135 दिया गया है कि महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। मैंने आपको जैसे बता दिया कि सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वह सबसे मशहूर रहा, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख, ठीक है, 2 लाख नहीं, यहाँ पर मैंने 2 लाख लिख दिया है, यहाँ पर 20 लाख होना चाहिए। 20 लाख दिनार लूटे थे। ठीक है, 20 लाख दिनार मतलब हो गया स्वर्ण के सिक्के। उस समय स्वर्ण के सिक्के जो चलाए जाते थे उसको दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो वो इन्होंने
लूटा और वहां के मंदिर के बड़े घंटे को भी ले गए। तो ये सब चीजें थी जो सोने की बनी हुई थी और वो उन्हें लूटने आए थे। ठीक है, तो 135 का बी उत्तर हो जाएगा। 136 दिया गया है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी ने। ठीक है, देखिए जब महमूद गजनवी थे तो उनके शासनकाल में कुछ दरबारी हुआ करते थे। उन दरबारी में एक तो अल-लुबीन हो गए। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, अल-बरूनी, एक तो अल-बरूनी हो गए, दूसरा फिर दौसी हो गए। ठीक है, तीसरा उनका उबनी, उबनी ऊ है। ठीक है, और फारूकी, ये चार विद्वान उनके दरबार में हुआ करता था। इन दरबारियों में उन्होंने दो विद्वानों से पुस्तक रचित करवाई, एक तो फिरदौसी से और दूसरा अल-बरूनी से। ठीक है, और अल-बरूनी जो पुस्तक लिखा वह था किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये अरबी भाषा में लिखा गया था। वहीं फिरदौसी, तो फिरदौसी जो थे उन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। और शाहनामा नामक पुस्तक के लिए महमूद गजनवी ने उन्हें कहा था कि आप इसमें जितने शब्द लिखोगे मैं आपको उतना दिनार दूंगा। आप सोच सकते हो उनके पास बहुत सारे धन थे, तो उन्होंने फिरदौसी को बोला था कि आप इसमें जितने शब्द जोड़ोगे उतने दिनार में आपको दूंगा। ये कहानी बहुत ही फेमस है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं किताब उल हिंद की, तो इसमें क्या था बताइए? इसमें धर्म प्रचार प्रसार, कानून, ठीक है, मापदंड, आप कह लीजिए कि उस समय का संविधान था ये। इसमें जीने की शैली, हर चीज मेंशन की गई थी। ठीक है, तो 136 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, किताब उल हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 दिया गया है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1175 ईस्वी में ये पहली बार हारे थे। किससे हारे थे? चालुक्य सोलंकी वंश के राजा। कौन से वंश के? चालुक्य। ठीक है, कौयो है, चालुक्य सोलंकी वंश के राजा थे और उनका नाम था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, या फिर उन्हें मूल राजा द्वितीय कहा जाता था। ठीक है, तो मूल राजा द्वितीय से वो हारे थे, जो कि चालुक्य सोलंकी वंश के थे। और उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी जो है एक बार फिर हारा। किससे हारे? तो वो हारे 1191 में, तराई का प्रथम युद्ध, जो बहुत ही फेमस रहा। और किससे हारे ये बताइए? तो ये पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से हारे थे। ठीक है, फिर हारने के एक वर्ष पश्चात 1192 में इसने फिर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने फिर आक्रमण किया और उस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट थे मोहम्मद गोरी के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी जो है ना 1206, ठीक है, 1206 ईस्वी में जब भारत से हुआ गजनी लौट रहा था तब मारा गया, तब उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? 137 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 138 दिया गया है कि शाहनामा के रचयिता कौन है? मैंने आपको बता दिया कि शाहनामा जो है वह फिरदौसी के द्वारा रचित है, जो कि महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। और महमूद गजनवी ने इनको कहा था कि आपने जितने वर्ड इस पुस्तक में लिखोगे उसके लिए आपको उतनी दिनारें दी जाएगी, अर्थात एक शब्द एक दिनार। ठीक है, तो ऐसे उनको पे किया गया था। तो 138 का ए उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते समय हो गई? देखिए यदि हम बातचीत करें तो मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया आपका मुख्यतः दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो गया। और दिल्ली सल्तनत में आपके जो गुलाम वंश थे, गुलाम वंश उनका शासन हुआ। तो गुलाम वंश की जो बात की जाए वह 1206 से लेकर
1290 ईस्वी तक की है, ठीक है। और इसमें यदि हम बातचीत करें तो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 ईस्वी तक, ठीक है। वजह ये है कि इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय। ये अपनी उदारता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, ये दान बहुत क्या करते थे, ठीक है। उदारता एवं दान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इन्होंने क्या किया था कि अपने काकी, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। मैं उनका नाम लिख देता हूं, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कराना शुरू किया था। लेकिन 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते वक्त, तो वह कार्य पूरा नहीं हो पाया। और वह कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया? तो वह कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण जो है वह इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। देखिए यहाँ पर ए में दिया गया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 139 का सी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 जो कि कुतुब मीनार के बारे में दिया है, और मैंने आपको बता दिया कि कुतुब मीनार स्टार्ट तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसकी याद में? उसने अपने काकी, और उसका पूरा नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके याद में उसने मीनार बनाना शुरू तो किया, लेकिन आधे पे वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इल्तुतमिश ने उस मीनार को पूर्ण करवाया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 140 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 141 दिया गया है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? देखिए भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी वह थी आपकी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कब शासक बनी? जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, ठीक है। पहले मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में दो तीन चीजें बता दूं। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी, इक्तादारी प्रथा, ये प्रथा बहुत ही फेमस है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं। इक्तेदारी प्रथा में क्या थी कि जो कर वसूला जाता था, कर वसूलने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू किया, और वहां पर अधिकारियों को रखा गया ताकि वो वहां से कर वसूली करें और वो आगे फॉरवर्ड करें और अपनी जीवनी भी उसी से जिए, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में ये चीज बहुत ही फेमस है, ओके। और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि अपनी राजधानी बदली थी, कहां से? लाहौर से दिल्ली, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बदली थी, यह भी प्रसिद्ध है, इसलिए इन दोनों चीज को आप याद रखेंगे। और ये था इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है, जो कि 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किए गुलाम वंश में, ठीक है। अब चलिए आते हैं प्रश्न पे 141, जो कि प्रथम महिला शासिका के बारे में है, और वो है आपके रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वह 1236 इल्तुतमिश के बाद शासन की है, और उन्होंने 4 साल शासन किया 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रही, ठीक है। मुस्लिम महिला शासिका के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। देखिए इन्होंने क्या किया था कि एक पहनावे में चेंजिंग करी थी। पहनावे में चेंजिंग क्या की थी कि ये कोट एवं टोपी का जो प्रचलन है वह इन्हीं के समय से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 141 का बी हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े। 142 दिया गया है कि इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो इक्तादारी प्रथा जो है वह इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 142 का डी उत्तर हो जाएगा। अब इक्तेदारी प्रथा क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया, यदि आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इक्तेदारी प्रथा क्या थी, ठीक है। आगे बढ़े। 143 दिया गया है कि भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा का शुरुआत किसने किया? देखिए ये जो सिजदा है, पाबोस है, ये सब जो है फारसी परंपरा थी, ठीक है। फारसी परंपरा थी सिजदा, फारसी परंपरा, और फारसी में आप कह लीजिए ये ईरानी परंपरा थी मूलतः। और यह परंपरा आपको बलवन जो कि रजिया सुल्तान के बाद शासक बना,
और यह आपको 1265 से लेकर 1287 तक शासन किया। किसने किया? बलबन ने। ठीक है, और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। जब राजधानी बदली लाहौर से दिल्ली, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, क्योंकि जब राजधानी बदली तो उसके बाद तो रजिया बेगम आ गई, तो महिला शासिका हो गई। लेकिन जब पुरुष का शासन आया, सुल्तान आए, तो प्रथम सुल्तान बलबन बने थे। ठीक है, और इन्होंने एक और शुरुआत की थी उत्सव की। उस उत्सव का नाम था नवरोज। ठीक है, नवरोज उत्सव की इन्होंने शुरुआत की थी। और बलबन के बारे में एक और बात है कि इन्होंने दुश्मन से निपटने के लिए रक्त नीति अपनाई। ठीक है, लौ एवं रक्त कह लीजिए, लौ एवं रक्त नीति अपनाई। ठीक है, 143 का ए उत्तर हो जाएगा बलबन। ठीक है, आगे बढ़े। 142 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। अब देखिए, यहां तक तो आपका था गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन जो है वह 1290 तक चला और वह खत्म हो गया। ठीक है, कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। अब 90 के बाद शासनकाल चेंज हुआ और 1290 से लेकर 1320 तक कौन रहे? खिलजी वंश रहे। ठीक है, खिलजी वंश रहे। और खिलजी वंश में यदि हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, मैं नाम लिख दूं, जलालुद्दीन खिलजी, ये संस्थापक थे। ठीक है, और इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद इनके जो प्रमुख राजा हुए, क्योंकि ये ज्यादा फेमस नहीं हुए, और इनके बाद जो फेमस राजा हुए वो हो गया आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस रहे। यहाँ पर देखिए सी में दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा वह 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और इनका जो मूल नाम था वह था अली कुरासप्पा। ठीक है, ये इनका मूल नाम था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि ये पहले ऐसे मुस्लिम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को जीता था। ठीक है, दक्षिण भारत को जीता था और उसे अपने में मिलाया था। और इन्होंने दो तीन चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक तो इन्होंने प्रवर्तित किया क्या? बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति एक तो इनका ये मुख्य रहा, और दूसरा रहा कि भूमि माप के अनुसार। ठीक है, भूमि माप के अनुसार कर, ये इन्होंने लेना शुरू किया था। ये दो चीजें बहुत ही फेमस रही। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वह पूछा गया है बाजार नियंत्रण के बारे में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 144 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़े। 145, अब यहाँ पर एक कोटोज दे दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसने दी है? ठीक है, तो यह प्रसिद्ध उक्ति आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहुत ही फेमस रहा। चलिए एक आध युक्तियां पूछी जाती है, तो 145 का बी उत्तर हो जाएगा। और मुझे ये बताइए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उक्ति किसने कही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आप सभी के कमेंट का। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये आज का प्रश्न है, मैं दूसरा प्रश्न आज नहीं करूंगा। आज का प्रश्न यही है, आप इसका उत्तर कमेंट करना। ठीक है, बहुत ही फेमस रहे हैं और इनके बारे में यदि आपको जितना पता होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 146 दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद। कहां से कहां किया था? दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, क्या कुछ चेंज हुआ ना, नाम में चेंजिंग आई ना। तो ये तुगलक वंश के थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वह तुगलक
वंश के थे। यदि हम तुगलक वंश की बात करें तो इनका शासनकाल 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक चला। ठीक है, ये याद रखना कि तुगलक वंश कितने समय तक रहे, गुलाम वंश कितने समय तक रहे, ये सब महत्वपूर्ण होता है, तो ये सब आप याद रखना। ठीक है, तो तुगलक वंश का ये शासनकाल रहा। और तुगलक वंश में सबसे अधिक फेमस रहे वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। क्यों? क्योंकि इन्होंने नहरें, कुआं एवं डाक व्यवस्था, किसके द्वारा? डाक व्यवस्था, ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक फेमस रहे थे और इन्होंने कुआं का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था का निर्माण करवाया, ताकि जो किसान थे वह जी सके, पानी पी सके, तो इसलिए यह थोड़े फेमस रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325, यहाँ पर नाम लिखा गया है तो मैं यहाँ पर सिर्फ डेट मेंशन कर देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर 51 तक रहे। ठीक है, ये फेमस जो रहे, ये निगेटिव में फेमस रहे, निगेटिविटी में फेमस रहे। कैसे फेमस रहे? ये रक्तपात में ज्यादा बेच जा सकते थे, लोगों से कर वसूलना ज्यादा शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए ये फेमस हुए थे और कई इतिहासकारों ने इनको पागल करार दे दिया था या फिर रक्त पिपासु कह दिया था। क्या कह दिया था? पागल एवं रक्त पिपासु। यदि आपसे ये पूछते कि रक्त पिपासु किसे कहा जाता है तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसलिए ये निगेटिविटी में फेमस हुए थे। और इन्होंने एक और बात करी थी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और वो जो मुद्रा थे वह आपके तांबे एवं कांस के थे। ठीक है, तांबे एवं कांस के मिश्रित मुद्रा हुआ करते थे। ठीक है, तो इसलिए फेमस थे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो पूछा गया उसके अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। तो 146 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 147 दिया गया है, किताब उल रहला, इसके रचयिता जो इब्न बतूता थे वह कहाँ के निवासी थे? तो मैं आपको बता दूं, इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? देखिए यहाँ पर लिखा गया, मोरक्को का यात्री था जो भारत घूमने आया था। ठीक है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो 147 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको 148 दिया गया है, दीवान ए अमीर कोही विभाग का स्थापना किस सुल्तान काल में हुआ था? देखिए दीवान ए कोही जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए कोही था क्या? तो यह कृषि विकास के लिए, किसके लिए? कृषि विकास के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, यह कृषि विकास के लिए स्थापित किया गया था ताकि कृषि का सही से सही और नवीनतम उपाय किसानों को मिले। ठीक है, तो 148 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 149 दिया गया है कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? देखिए कर की बात की जाए तो कर लगाने वाले आपके फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो थे, यहाँ पर देखिए फिरोज तुगलक दिया गया है, फिरोज शाह होता है फिरोज शाह तुगलक। कर लगाने में ये फेमस थे। इन्होंने और भी चीजें जैसे कि दान विभाग जिसका नाम रखा गया था दीवान ए खैरान। ठीक है, दीवान ए खैरान। और एक और विभाग आप कह लीजिए जैसे कि दास विभाग था, दास के लिए विभाग था, तो दास विभाग को दीवान ए बंदगान कहा गया था। बंदगान, ये प्रश्न पूछता है दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। ओके, और ये ऐसे बादशाह थे जिन्होंने सिंचाई पर भी कर लिया और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो 149 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है,
अब आपका 150 इसमें दिया गया है कि संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था। तो संकेतिक मुद्रा मैंने आपको बताया ना कि संकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वह आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कांस्य एवं तांबे के संकेतिक मुद्रा का प्रचार प्रसार किया गया था, चलाया गया था। ठीक है, तो 150 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, और यदि हम बातचीत करें तुगलक वंश के अंतिम राजा तो मोहम्मद शाह थे। ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक जो थे वह तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, और 1398 में तुगलक वंश का अंत हो गया। उसके बाद सैयद वंश आया। तो चलिए मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रो कर देता हूँ, 2-3 चीजें छोड़ दी गई है तो इन चीजों को आप पढ़ लेना। जैसे कि आपका छोड़ दिया गया सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश जो है यह आपके 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला, और सैयद वंश की स्थापना की बात की जाए तो इसके संस्थापक जो थे वह खिज्र खां थे। कौन थे? खिज्र खां थे इसके संस्थापक। ठीक है, और उसने क्या किया था कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये इनके बारे में फेमस है। और एक और वंश जैसे कि लोधी वंश छूट रहा है, तो लोधी वंश भी आप पढ़ लेना। इन दोनों क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। तो लोधी वंश जो है वह 1451 से लेकर 1526 तक रहा। ठीक है, और यदि हम लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो वह थे बहलोल लोधी। ठीक है, जो कि 1451 से लेकर 88 तक रहे, 1488 तक रहे। ठीक है, और उसके बाद आपके रहे सिकंदर लोधी, और उसके बाद बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी रहे। ठीक है, सिकंदर लोधी ने शासन किया जो कि 1489 से लेकर 1517 तक रहे। ठीक है, और इसके बाद फिर आपके आए इब्राहिम लोधी जो कि आपके 1517 से लेकर 1526 तक रहे। और इब्राहिम लोधी के बारे में एक और कहानियां प्रसिद्ध है कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ठीक है, इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। ठीक है, पराजित कर दिया। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसके बाद आपके शुरुआत हो जाते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप देख लो यहाँ पर जो प्रश्न स्टार्ट हैं 151 से, तो यह प्रश्न आपके भक्ति एवं सूफी आंदोलन से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि मंथली मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन यदि आप लेना चाहते हैं प्रत्येक मंथ का अलग अलग, तो प्रत्येक मंथ का 10 रुपये चार्ज किया जाता है। और यदि आप सालाना लेना चाहते हैं एक साथ पूरे साल का, तो 101 रुपये चार्ज किया जाता है। और ये जो मैगजीन है ये आपको फ्री में अवेलेबल भी है। वेबसाइट पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस पे करनी पड़ती है। ठीक है, और यदि आप जीके के 11,000 प्लस एमसीक्यू के पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹35 चार्ज किया जाता है। और यदि आपको जीके वन लाइनर चाहिए इसमें कि 25,000 प्लस जीके वन लाइनर है तो उसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। ये सभी पीडीएफ आपके अपनी वेबसाइट www.studyandupdates.com पे फ्री अवेलेबल होते हैं। वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं ली जाती है। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ता है, फिर आपको पीडीएफ दी जाती है। धन्यवाद।